अस्सलाम वालेकुम। ईद के दिन चल रहे हैं। यकीनन आप अपने प्यारों में, अपनों में खुशी मना रहे होंगे, गोश्त बांट रहे होंगे, पका रहे होंगे, खा रहे होंगे। हम भी इन सब कामों में मसरूफ़ हैं। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं, तो अगर कोई फ़लस्तीन के मसले को लेकर कोई अपडेट हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि वो आपको नहीं पहुँचा पाए। हम भी छुट्टियों के लिए गए हुए हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल के अंदर जो पस मंज़र है, जिसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, यह है कि मुसलमानों का एक बुनियादी मार्का चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसका सबसे बड़ा मैदान जो है वो फ़लस्तीन का है, और लड़ने वाले इसको अहले फ़लस्तीन जो हैं वो बहुत दिलेरी के साथ उस मार्के को लड़ रहे हैं। इसकी अगर एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को देखा जाए तो ये 100 साल पुरानी एक तारीख़ है, जो ब्रिटिश एम्पायर के बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद और फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स के ज़रिए मिडल ईस्ट की एक जनरल कार्विंग अप हुई थी। टुकड़े बनाए गए थे, केक के मुख्तलिफ पीस बनाए गए थे, और जिसके हिस्से में जो आ गया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने एक ख़ास शरारत की थी कि उन्होंने एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट यहाँ पर सूख किया मिडल ईस्ट के अंदर। उन्होंने और भी कई प्रोजेक्ट परस्यू किए थे, जैसा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक फेयरली कामयाब सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, साउथ अफ्रीका एक नाकाम था, और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने यूरोप के यहूदियों के ज़रिए की थी। और इस तहरीक को उन्होंने नाम दिया था ज़ायोनिज़्म, जो कि मिलेनियलिज़म का, यानी 2000 साल मुकम्मल होने का, सॉरी ऐसा वो एक आइडियोलॉजी बनी थी, लेकिन वो एक लंबी एक तारीख बन जाएगी। बुनियादी तौर पे अगर हम इसराइल के जारहियत को देखते हुए फ़लस्तीन के मसले को अगर समझना चाहें तो उसका एक लंबा बड़ा कॉन्टेक्स्ट है जो 100 साल का है, जो बाल्फोर डिक्लेरेशन से लेकर आज के दौर में दाखिल होता है। और एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, जब हम गाज़ा की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली 20 से 25 साल इन द मेकिंग था। वो क्या कॉन्टेक्स्ट है? वो है वॉर ऑन टेरर का कॉन्टेक्स्ट। वॉर ऑन टेरर के अंदर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को परसू किया गया था, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, एक पॉलिटिकल इस्लाम को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखते हुए, जहाँ पे और उसके उस नज़रिए की फिर जो कंटेंट क्रिएट हुआ था, जो फिल्म बनी थी, टीवी बना था, म्यूज़िक बना था, उस दौर के अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था, उसने पूरी दुनिया के अंदर इस तस्वर को इंटरनलाइज़ करवाया था कि मुसलमान जो है वो नापहद हैं, वो बाकी दुनिया के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, और मिडल ईस्ट के अंदर हमेशा एक केओस ही रहता है। उसकी वजह है कि हर एंगल से उन्होंने इसको अप्रोच किया था। कुछ इस्लाम में ख़राबी है, मुसलमान लोग बुरे हैं, या अरब कुछ जेनेटिकली कोई उनके अंदर कंपोनेंट ख़राब है, रेशल प्रॉब्लम है, ये कुछ जोग्राफिया है, हर एंगल से इसको अप्रोच किया था। इवन ए हिस्टोरिकल फिल्में बनाई थी, जैसे कि आपने देखी होगी किंगडम ऑफ हेवन। मुसलमान भी बड़ा उसको एंजॉय करते हैं अपनी सादगी के अंदर, जो कि वो सलाउद्दीन की ज़रा उन्होंने उसके अंदर कुछ तारीफ़ कर दी थी। लेकिन वो ए हिस्टोरिकल इस सेंस में है कि वो एक इमेज प्रेजेंट करती है कि मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन का जो इलाका है, जो शाम का जो सेंटर है, दिल है, जहाँ पे मस्जिद अल-अक्सा और टेम्पल माउंट है, कि ये इलाका हमेशा से फ्लक्स में रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि यार ये मजहबी यहूदियों और मसीहियों के यहाँ फनेटिक्स बड़े हैं यार, कुछ कोर फनेटिक्स हैं जो इसको ख़राब करके रखते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। वो एक मोमेंट था फनेटिसिज्म का, जिसको क्रूसेड्स कहते हैं, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियनिटी ने ही परसू किया था और किसी और ने नहीं, और उसके जवाब में मुसलमानों ने हस्बे मामूल एक दिफा खड़ा किया था। वो दिफा जो है वो हस्बे मामूल से हट के बहुत बड़े पैमाने का दिफा बन गया था, बिकॉज वो इतना बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो गया था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। कोई यूनिक, हमने उसको, जैसे हमारे यहाँ वो एक जिहादों में से, कई जिहादों में से एक जिहाद था, क्रूसेड नामिया कोई अलग एक दास्तान नहीं थी। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली मीडिया की पावर की वजह से, अमेरिका की मिलिट्री ताकत की वजह से, इराक और अफगानिस्तान की इन्वेजन की वजह से एक यूनिवर्सल कल्चर क्रिएट हो गया कि मुसलमान इनकॉरिजिबल हैं, ये नाकाबिले इस्लाह हैं, ये हमेशा जंग की और फ्लक्स की हालत में रहना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट है इसका, ये भी हमेशा फ्लक्स में रहेगा। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ये पूरी एक इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है इसराइल की एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। इराक की इन्वेजन हो तो वो इसराइल की खातिर होती है, लीबिया की डिस्टेबलाइजेशन है तो वो इसराइल की खातिर होती है, और इसके लिए मैं कोई गवाही नहीं दे रहा आपको। इसमें शवाहिद आप यानी शाहिद बन सकते हैं इसके, और शवाहिद मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जो नेतन्याहू है और लिकुड पार्टी जो है, जो पिछले 20-25 साल से बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ी है, क्योंकि इससे पहले एक दौर है, मैं बताता हूँ ब्रीफ रन थ्रू के 50, 60, 70s के अंदर एक राज हुआ करता था इसराइल के अंदर, लेबर पार्टीज़ का, सोशलिस्ट का, लिबरल्स का, और वो लोग जो है वो आस्ता आस्ता से फ़लस्तीनियों को, जितना कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व थी, वो आस्ता आस्ता प्यार से फ़लस्तीनियों का गला घोंटना चाहते थे, प्यार से उनको मारना चाहते थे, प्यार से अपनी ज़मीन से निकालना चाहते थे उनको। जो दौर आया है 90s के बाद, वॉर ऑन टेरर ने जो क्रेज़ क्रिएट किया दुनिया के अंदर और जो लिबरल ऑर्डर को शेकअप किया, उसके बाद जो नया दौर पैदा हुआ है, जिसमें फ़िल्म और टीवी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है मुसलमानों को डिमोनाइज़ करने में, और इंटरनलाइज़ कर लिया आपने ये सब ने। अगर आप खुद भी देखें तो आप अपने आप को भी बल्कि विलन्स में ही शुमार करते हैं, और आम मुसलमान को देखते हैं हाँ यार हम तो ऐसे ही हैं। इस दौर को पैदा करने में अमेरिका सोल किरदार है, लेकिन वो कॉन्डुइट था इसराइल का और इसराइली लॉबिंग का।
और इसका जो एपेक्स था वॉर ऑन टेरर का, जो पीसफुल रेजोल्यूशन हुआ था फाइनली, वो जो ब्रेन चाइल्ड निकला था डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के दिमाग से, और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी एडमिन ने और पूरी कैबिनेट ने उसको बड़ी दाद दी थी, वो अब्राहम अकॉर्ड्स था। अब्राहम अकॉर्ड्स को आप समझे कि वॉर ऑन टेरर के 25-30 साल के एरा को कैप करने के लिए था, उसको मोहर लगाने के लिए था, उसको डका लगाने के लिए था। वो अब्राहम अकॉर्ड्स क्या थे, और आज का जो मौजूद बहस है वो अब्राहम अकॉर्ड्स ही हैं। आप अगेन पूछ सकते हैं कि यार इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की क्या ज़रूरत थी। इस बिकॉज अक्सर हमारे यहाँ जो है पढ़ने लिखने का हमारी कौम को इतना शौक नहीं रहा जनरली, और हमारे यहाँ खासतौर पर पाकिस्तानी जो कौम है, हम लोग जो है वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम बड़े सादा लोग हैं। तो ये है कॉन्टेक्स्ट इसराइल के और फ़लस्तीन के मसले का, कि एक पहले एक वजूद दिया एक गैर कानूनी, गैर अखलाकी, एक गासिबाना रियासत को ब्रिटिश राज ने, अमेरिका ने उसको टेकअप किया 1960s के अंदर, और फिर उसके बाद एक दौर जब गुजरा सॉफ्ट लिबरल पावर का, और फाइनली उरिया हो के वेस्टर्न सिविलाइजेशन सामने आई अपनी जारहाना जालिमाना हकीकी शक्ल के अंदर, वॉर ऑन टेरर के अंदर। तो उसके बाद अब जब क्योंकि सब पर्देफाश हो गए, सब मामला नंगा हो गया, तो अब आपको नेतन्याहू, लिकुड पार्टी और मेसियानिक यहूदियत, जो कि एक एक्सट्रीम फ़िरका है यहूदियत का, जिसके स्मोट्रिच भी उसके मानने वाले हैं और इतमार बेन गवीर भी उसके मानने वाले हैं। तो सेकुलर यहूदियत की और मजहबी फार राइट एक्सट्रीमिस्ट यहूदियत की एक मैरिज होगी, और आज आप उसको इजराइल की नई शक्ल में आप देख रहे हैं। तो जैरेड कुशनर जो हैं, इनका ब्रेन चाइल्ड था, ये दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, यहूदी नस्ल खुद भी हैं और बड़े डिक्लेयर्ड ज़ायनिस्ट हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जो है इवांका ट्रंप, इवांका नाम है ना इसकी बेटी का, वैसे फ़नी से नाम होते हैं लोगों के, इवांका ट्रंप के ये हस्बैंड हैं। ये ज़ायनिस्ट भी हैं, यहूदी लॉबी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनके, ख़ुद भी ये रियल एस्टेट और फाइनेंस की दुनिया के अंदर घूमते फिरते हैं। इन्होंने ये ब्रेन चाइल्ड बनाया, और इसका हदफ जो था वो गल्फ़ ममालिक स्पेसिफिकली थे। और यहाँ मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि इब्राहिम से मुराद यहाँ पे हमारे जद्द अमजद जो हैं रूहानी, हमारी मिल्लत के, इस्लाम की मिल्लत के, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुराद है यहाँ पे। और एक तस्वर ये पेश किया गया था कि देखो यार, ये यहूदी और अरब तो कज़न्स हैं, और मसीही बरादरी, मुस्लिम बरादरी और यहूदी बरादरी रूहानी तौर पे एक ही दरख्त की शाखें हैं, और वो फल मुख्तलिफ़ शक्लों में निकला है, और जो है ये इनको इत्तेहाद कर लेना चाहिए। और इसको मजहबी रंग देना और ये सारा, ये इसके मैं उसमें नहीं जाता कि इसकी इमेजरी क्यों ऐसे है, क्या वजह है इसकी, बट बुनियादी तौर पे ये एक शैम रिप्लेसमेंट है ऑफ ए पैलेस्टीनियन स्टेट, जो कि मिनिमम डिमांड किसी भी मुसलमान की तो रहती ही है, चाहे वो 2 स्टेट सोल्यूशन की शक्ल में हो या 1 स्टेट सोल्यूशन की शक्ल में हो। ये 2020 में सितंबर में साइन हुआ डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म के अंदर, और इनिशियल सिग्नेटरीज के थे यूएई, बहरीन और इसराइल। ज़ाहिर बात है इसराइल की ये बिहाफ पे हो रहा था। यूएई को एक मिनट साइड पे करते हैं, बहरीन को डिस्कस करते हैं। बहरीन एक्चुअली है क्या? बहरीन, आप जिस तरह आप कहते हैं ना कि यूएई एक अमेरिका का सैटेलाइट है, सऊदी अरेबिया एक अमेरिका का सैटेलाइट है, बहरीन सैटेलाइट का सैटेलाइट है। बहरीन सऊदी अरेबिया की बुनियादी तौर पे सिर्फ एक आउटपोस्ट स्टेशन है, एंड बाय एक्सटेंशन अमेरिका का वो जो इन्फ्लुएंस है रीजन के अंदर, उसकी वो एक एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सटेंशन है। बहरीन इन रियलिटी डज नॉट इवन रियली हैव एनी सेपरेट फॉरेन पॉलिसी और एनीथिंग, और सऊदी अरेबिया ने जो चीज़ टेस्ट करनी होती है वो बहरीन के थ्रू टेस्ट करता है। सो बहरीन का सिग्नेटरी होने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया इज़ नेक्स्ट, और ये वो इरादा था जो सारा एक गेम प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था। इसके अंदर बाद में सूडान को भी ऐड किया गया और मोरक्को को भी ऐड किया गया। मोरक्को और सूडान की एक ज़रा मैं आइडेंटिटी पे अगर बात कर दूँ तो सूडान की आवाम को सप्रेस किया जाता है, जिस तरह के आज आप देख रहे हैं यूएई के ज़रिए, और वहाँ की ये अवामी राय नहीं है ये, बल्कि एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट के ज़रिए वहाँ फैसला किया गया। और मोरक्को जो है वो बेसिकली अल्जीरिया का एक फ्रेंच लेफ़्ट ओवर है, यानी अलजायर जो इलाका था बहुत बड़ा, उसके अंदर जहाँ बड़े बड़े शहर थे मुसलमानों के, उसमें से एक टुकड़ा, एक पिकनिक स्पॉट या आप कह लें एक लास वेगस या एक बहुत बड़ा कसिनो जो है वो फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने कट ऑफ करके मोरक्को बना दिया। और मोरक्को जो बुनियादी तौर पे कोई असलन आइडेंटिटी सेपरेट नहीं है, ये मगरिब, जिसको अल मगरिब कहते हैं, यानी गर्ब होने वाली जगह सूरज की, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था मुसलमानों का। और अल मगरिब या अल जज़ायर की जो एक जनरल नॉर्थ अफ्रीकन आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, इसमें बर्ज़र, इसमें बर्बर, बेडुइन और अरब कल्चर का एक मिक्सचर है, ये उसकी एक मतलब पैदावार है। सेपरेट मोरक्कन आइडेंटिटी जो है वो एक फ्रेंच कॉलोनियल वेस्टेज ही है, उसके बियॉन्ड वो नहीं है।
तो मोरक्को भी बेसिकली कम्प्लीटली जो है वो उसकी सिक्योरिटी को अंडरराइट करता है, ये वेस्टर्न पावर्स करती हैं, और मोरक्को एक सैटेलाइट है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर फ्रांस का। तो ये सिग्नेटरीज थे इस मिडल ईस्ट सो कॉल्ड पीस प्रोसेस के, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहा फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अब आते हैं हमारे प्यारे दोस्त यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, जो अक्सर आपको नजर आएगा मुसलमानों की सोच को और मुसलमानों की प्रेजेंस को यूरोप और अमेरिका में कह रहे होते हैं कि इनको निकालो, ये बड़े दरिंदे हैं, हमने इनके साथ डील किया हुआ है। ये अक्सर आपको नजर आएंगे, और मतलब एक वक्त आने वाला है, मेरे मुंह में मतलब आमतौर पर कहते हैं मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खीर, मेरे मुंह में शक्कर, मेरे मुंह में शहद। अनकरीब वक्त आने लगा है इस यूएई का, जिसने कराची में लोगों को तड़पाया, जिसने सूडान में लोगों को तड़पाया, जिसने बैरूत में लोगों को तड़पाया, जिसने ईरान में लोगों को तड़पाया, और अपना जुल्म जो है यमन में लोगों को तड़पाया, मुसलमानों को टॉर्चर किया, उनके साथ सख्तियाँ की, उन पर सेंक्शंस लगवाए, उनके खिलाफ जंगें प्रोसिक्यूट की। अब इस वक्त आ गया इस यूएई का, जो इसराइल है ईस्टर्न वर्ल्ड का। उन अब्दुल्ला बिन जायद ने फरमाया, every option other than peace would signify destruction, poverty, and human suffering. This new vision, which is beginning to take shape as we meet today for the future of a region full of youthful energy, is not a slogan that we raise for political gain, as everyone looks forward to creating a more stable, prosperous, secure future. At a time when science is prevailing, the region's youth are looking forward to taking part in this great humanitarian movement. अब इस सब में आपको कहीं पीस प्रोसेस की कोई बात नज़र आई? कोई फ़िलिस्तीनियन स्टेटहुड की बात नज़र आई आपको? कोई ह्यूमन अपलिफ्टमेंट की बात नज़र आई आपको? वो बातें नज़र आई हैं जो इस दौर का यकीनन तकाजा है, और इस दौर की ही वो डीह्यूमनाइजिंग बकवासियात है। ये एक बुलशिट स्टेटमेंट है, इसको हम फ्लफ कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें देयर हैज़ नो मीनिंग, दिस स्टेटमेंट मीन्स नथिंग। डिस्ट्रक्शन, पॉवर्टी, ह्यूमन सफरिंग, साइंस, प्रॉस्पेरिटी, फ्यूचर्स, ये बेच क्या रहे हैं? ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाली बकवास पूरी दुनिया में अब बेच रहे हैं, मुसलमानों को भी बेची जा रही है। डेवलपमेंटलिज्म, देखो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बिलीफ्स क्या होते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होती है। तुम्हें तो मटेरियल डेवलपमेंट चाहिए ना, तुम्हें तो साइंस टेक्नोलॉजी चाहिए ना, तुम्हें तो अच्छी जॉब चाहिए, तुम्हें तो इंडस्ट्री चाहिए, तुम्हें तो कंफर्ट चाहिए। तो बुनियादी तौर पे यूएई ने भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और ये चूरन जो है दुनिया को बेचने की कोशिश की कि अब्राहम अकॉर्ड मीन पीस, इस बड़े तबाहकुन रीजन के लिए है कि डेवलपमेंट हो जाएगी, और यूथ जो है, यूथ को हम जो है ना एम्पावर कर पाएंगे। इसमें मुझे बड़ी प्यारी बात याद है, हमारे बड़े अल मशहूर ज़माना एक व्लॉगर हैं, एंकर तो मैं नहीं अब कहना चाहूँगा ना जर्नलिस्ट, वो व्लॉगर ही हैं, सैयद मुजम्मिल शाह। काश के कतर ने और बाकी मुसलमान मुल्कों ने फ़िलिस्तीन के बच्चों को साइंस की किताबें पकड़ाई होती, काश कि उन्होंने उनको टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम से आरास्ता किया होता, ताकि वो इसराइल के साथ इल्म के मैदान में मुकाबला कर सकते थे। इनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जाओ अपनी, या ऐसा करो अपनी किताबें, मतलब इसकी जो मिसाल एक्चुअली बनती है वो ये बनती है कि आपके घर के अंदर एक चोर दाखिल हुआ। ये हमारे दोस्त अहमद बिन कासिम है, वो बखूबी जानते हैं कश्मीर की जिहाद को और स्ट्रगल को, कि इंसानों के साथ कैसा जुल्म होता है जब सेटलर कॉलोनियल पावर उनके ऊपर आ जाती है। कि तुम्हारे घर में चोर दाखिल हो जाए और वो कहे कि यार मुझे मकीम रहने दो यहाँ पे, मैं भी तुम्हारे घर का एक फ़र्द हूँ, अच्छा खाना खिलाऊंगा तुम्हें, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी गाड़ी मैंने देखा था बाहर बड़ी कमज़ोर थी और एक सिर्फ मोटरसाइकिल थी, मैं 2 बड़ी यहाँ एसयूवी खड़ी कर दूंगा। मतलब डेवलपमेंटलिज्म इन एक्सचेंज फॉर लैंड, इन एक्सचेंज फॉर आपकी जो मादरी आपकी ज़मीन है, जो आपका इलाका है, जो आपका नेटिव इंडिजिनस टेरिटरी है, कल्चर अपना भूल जाओ, अपने बिलीव्स भूल जाओ। ये मस्जिद अक्सा वक्सा यार ये कुछ नहीं है यार, ये छोड़ो, साइंस के इल्म में आप प्रोग्रेस करें। तो बहरहाल मैं तो बल्कि मुजम्मिल से डिसएग्री करूँगा और कहूँगा कि डिसएग्री तो नहीं कहूँगा, लानत तो उसकी बात पे, और लानत तो उसने ये बात कही थी उस लम्हे पे कि फ़िलिस्तीनी बच्चे जो हैं वो जो कम्पीट कर रहे हैं अपनी ज़िंदा रहने की रोज़मर्रा की मतलब मसाइल में, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम में जो है वो आगे बढ़ सकें। बट ये एक चूरन क्या होता है, ये गार्ब क्या होता है? डेवलपमेंटलिज्म के पीछे बेसिकली नंगा फाशिज्म छुपा होता है।
उरिया किस्म की जाबराना जारहाना रियासत खड़ी हुई होती है कि ये देखो ये अंडरपास बना रहे हैं, ये ले लो अंडरपास, वरना इसकी आपको सबसे जलील मिसाल क्या मिली है मुझे बताएं? शाबाश, फुल प्राइज मिलेगा। पीछे बैठे हुए नए वाले बच्चे जो रिसर्च में आए, फुल प्राइज 100 मार्क्स मिलेंगे। पाकिस्तान के नौजवानों, आराम से बैठो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही है। डेवलपमेंटलिज्म और उसके पीछे गन, ये व्हाट इज दिस एक्सचेंज? ये क्या एक्सचेंज है? ये ग्लोबल ऑर्डर है, ये हमारी इज्तिमाई अखलाकियात है, ये हमारा इज्तिमाई निज़ाम है जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। लिबरल ऑर्डर को 100 गालियाँ, 100 उसमें खामियाँ, इससे तो बेहतर ही था बेचारा। और आप कह रहे हो कि आप उसको पास्ट टेंस में क्यों रेफर कर रहे हैं? उसका जनाजा 7 अक्टूबर के बाद 8वीं अक्टूबर की ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ा गया था। मुझे उम्मीद है आप सब ने भी शिरकत की होगी। लिबरल ऑर्डर ख़त्म हो गया, अब ये है वट एवर दिस इज़, डेवलपमेंटलिज्म मास्किंग फैशिज्म, ओपन गोली एंड गन पॉलिसी। और इस ज़माने के अंदर, इस दौर के अंदर पावर इज़ पावर। और अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली ये जो सारे डरपोक इसमें लाइनों लाइन दौड़ते हुए जा रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड्स में, मैं इब्राहिम अकॉर्ड्स की अगर एक सरसरी एक और कुछ डिटेल्स बताता हूँ इसमें ख़राबियाँ कहाँ से आई और ये ख़त्म क्यों हो गया। ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अभी समझने के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बहरीन, मोरक्को, सूडान, सबकी अपनी अपनी लालचें हैं। किसी को जैसा वो मोरक्को को अपना थोड़ी सी एक कंटेस्टेड टेरिटरी है वो मनवाने के लिए वो इसराइल के साथ शामिल होने को तैयार है। सूडान के कुछ अपने मसाइल हैं, किसी और को कोई और चीज़ चाहिए। अगेन मटीरियल एक्सचेंजेस के अंदर ये सारे सिग्नेटरीज को डील्स ऑफर की गई। अब जो इसके की टारगेट्स हैं वो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और काज़ाख्स्तान है। इन मुल्कों को टारगेट करने के लिए पहली डज लगी जब एक बहुत बड़ा मार्का खोल दिया फ़िलिस्तीन और अहले फ़िलिस्तीन ने, जब उन्होंने 7 अक्टूबर को हमला और धावा बोल दिया इसराइल के ऊपर। इससे उन्होंने दुनिया को इंडिकेट कर दिया कि आउटसाइड स्टेक होल्डर्स जो मर्जी कर लें, हम नहीं तैयार। और जो कि हकीकी तरीका था, क्योंकि उससे पहले जो अरब की पॉलिसी थी वो ज़्यादा मुनसिफाना थी गल्फ़ ममालिक की, जहाँ पे लैंड फॉर पीस डील की बात करते थे। मैं प्रिंसिपली उससे एग्री नहीं करता, बट इससे ज़्यादा मुनसिफाना थी वो। अब जो ये जहाँ पे बिल्कुल उरिया तरीके से गल्फ़ ममालिक ने भी बिट्रेयल किया है अहले फ़िलिस्तीन का और फ़िलिस्तीनी कॉज़ का, और हमारे इज्तिमाई जो आसार हैं अल्लाह की जो पहचानें हैं उसमें से एक पहचान सबसे बड़ी मसलक्सा का जो बिट्रेयल किया उन्होंने, इसके बाद जवाब यही बनता था कि जो अहले फ़िलिस्तीन ने किया। अब उसके रिस्पॉन्स में जो गैल्वनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट होना था वो उस लेवल का नहीं हो पाया, लेकिन 2-3 और खुशाइन चीज़ें हुई। एक, सीरिया रीजन के अंदर एक फ्री सीरिया की शक्ल में आया और एक नई प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर दी गल्फ़ ममालिक के लिए भी और इसराइल के ख़िलाफ़ भी, और दोबारा अरब स्ट्रीट के लिए, गल्फ़ के लिए उसने एक लेवरेजिंग पावर क्रिएट कर दी। नंबर 1 7 अक्टूबर, उसके बाद नंबर 2 सीरिया का बाजियाब होना, और तीसरी जो बड़ी चीज़ हुई है कि रशिया जो है वो यूक्रेन की जंग को मज़ीद परसू करता जा रहा है, और चौथी जो चीज़ है वो फाइनली इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान ने जो नई लीडरशिप के अंडर है, रजीम चेंज क्योंकि यहाँ पे हो चुका हुआ है, और नई रजीम जो है उसने मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है। ये ग्लोबल मुस्लिम और जनरल जो टर्क और पर्शियन इस्लामिक वर्ल्ड है साउथ और सेंट्रल एशिया की, उसको इंडिकेशन गई है, और जनरली गल्फ़ ममालिक के अंदर भी इंडिकेशन दी है कि पाकिस्तान जो है वो उनकी तरह नहीं है। पाकिस्तान जो है वो काउटाव नहीं करने वाला, और पाकिस्तान इन इब्राहिम अकॉर्ड्स को नहीं मानने लगा था। तो बहरहाल इसके बावजूद कि हमने इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ग्लोबल मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर दोबारा अपने आप को सीमेंट किया है, अब जो है कतर के अंदर भी और गल्फ़ के ममालिक के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि इसराइल जो है वो अपनी नॉर्मेलिटी को एक ऐसी स्टेज पे ले जा रहा है कि वहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने पंजे गाड़ लिए, जमा लिए उन्होंने। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो आने वाली इस लहर को, इस वेव को रेजिस्ट कर ले, तो उसको टर्की के साथ, सीरिया के साथ, पहले तो सबसे पहले ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक रीजनल एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और चीन के साथ अच्छी दोस्ती करके अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान को मिडल ईस्ट रीजन के अंदर टर्की, सीरिया और पोटेंशियली नए एलाइज को तलाश करना पड़ेगा। हमारी क्लासिकल जो रजीम है सऊदी अरेबिया यूएई वाली, उसके तहत हम नहीं परसू कर सकते ए 1 स्टेट सोल्यूशन। पाकिस्तान ने रिसेंटली 2 स्टेट सोल्यूशन की बातचीत शुरू की है, और यकीनन ये उन्होंने एज अ प्लॉय शुरू की है बात पिछले साल 2 साल के अंदर से, टू टेस्ट द वाटर्स। और अगेन ये यूएई और सऊदी अरेबिया का प्रेशर है हमारे ऊपर, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बता दूं,
अगर पाकिस्तान टू स्टेट सोल्यूशन को मान ले और तस्लीम कर ले, या इवन किसी भी कैपेसिटी में इसराइल को तस्लीम कर ले, तो पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस का रैशनल है, वो जो पहले चैलेंज्ड बैठा है मुशर्रफ साहब के दौर से और अफगान वॉर ऑन टेरर से, वो मज़ीद उसके अंदर कोई जान रहेगी नहीं और वो दफन हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब डू और डाई है पाकिस्तान के लिए, इसके अंदर टर्की के साथ क्लोज होना, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और सीरिया के साथ। बिकॉज सीरिया के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो या गल्फ़ स्ट्रीट की तरह एक मुल्क बन जाए अरब का, जैसे एक बस एक फोकट सा मुल्क है अरब का, या वो बहुत बड़ी एक कुव्वत बन सकता है मुसलमानों के लिए रीजन के अंदर, जो कि गैल्वनाइज करे कल को मिस्र को। तो मिस्र के अंदर एलिजेंस बनाना और उसके इन्फ्लुएंस करना कि वो आपके लिए रीजनल एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो फ़लस्तीन के लिए, ये लाजिम व मलजूम है। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और इसके अंदर हमारी प्रैक्टिकल सर्वाइवल भी इसी के अंदर मौजूद है। एब्राहम अकॉर्ड्स का तो जनाजा निकाल दिया मुसलमानों ने, लेकिन अब ये क्या नई शक्ल इख्तियार करता है और पाकिस्तान इसमें से कैसे बच निकलता है, ये अल्लाह के ऊपर है। और हमें उम्मीद है कि जो क़यादत नहीं आई है वो हीड लेगी, वो सोचेगी इसके बारे में, और वो अपने नेशनलिज्म की खातिर ही सही, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में जो बिगड़ेगा वो अल्लाह से भी बिगाड़ेगा और दुनिया में भी जलील होएगा। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। आप सबका सुनने का शुक्रिया।